हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की तैयारी चल रही है कॉमर्स में, और साथ ही यूपी टीजीटी पीजीडी की तैयारी चल रही है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। उसके ऊपर मैं 25 MCQ लेके आया हूँ। सो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज करेक्ट। आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, आप पहचानिए सही सीक्वेंस क्या है। सबसे पहले डायरेक्टिंग होता है, नहीं। सबसे पहले डायरेक्टिंग होता है, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं। प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टाफिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही सीक्वेंस है। सबसे पहले प्लानिंग की जाती है, आप चाहते क्या हैं, फिर उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। उसके बाद आप रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग यानी एम्प्लॉय करते हैं, एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करते हैं। उसके बाद आप उनको मोटिवेट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, लीडरशिप होती है, और लास्ट में कंट्रोलिंग होती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है और ये रहा सीक्वेंस। और अगली स्लाइड में मैंने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का मीनिंग भी आपको बता रखा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान, खुद ही क्वेश्चन कीजिएगा आप ये। भविष्य में क्या, कैसे, कब, किसके साथ और किन साधनों के उपयोग से कार्य करना है आदि के पूर्ण निर्धारण को कहते हैं। यानी जब आप ये सोचते हैं कि फ्यूचर में मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कब करूँगा, किसके साथ करूँगा और किन इंस्ट्रूमेंट्स को या किन टेक्निक्स को मैं यूज़ करूँगा, तो जब आप इतना ये सब प्री डिसाइड करते हो, प्री डिटरमिन करते हो, तो ये सब प्लानिंग कहलाता है। नियोजन के अंदर आप योजना बनाते हो कि आप क्या करने वाले हो, प्लानिंग इसका आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन नहीं है, येट इम्पॉर्टेंट। मैं जो MCQ जनरली लाता हूँ या कोशिश करता हूँ वो ये होते हैं मस्ट नो क्वेश्चन, कि एक बच्चे को जो एग्ज़ाम में जा रहा है उस टॉपिक के बारे में इतना तो पता होना चाहिए। बाकी तो देखो, अंदर ज्ञान अनंतम, मैं हमेशा कहता हूँ जितना अंदर जाएंगे उतना बेटर होगा। इसीलिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक सजेस्ट करते हैं। 20-25 क्वेश्चन के कई बच्चे मुझसे पूछते हैं, सर ये 25 क्वेश्चन कर लूँ मेरा कवर हो जाएगा ना। तो देखो, ये खुद को मूर्ख बनाने जैसा है कि जहाँ बच्चे 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई 10-10, 12-12 महीने से कर रहे हैं, और वहाँ कोई बच्चा ये कहता है कि मैं 40 मिनट का वीडियो देख के और ऐसे कोई 25-50 वीडियो देख के कोर्स कवर कर लूँगा। तो देखो, इतना भले पूछने के लिए वो पूछ ले, लेकिन वो उसको पता होना चाहिए कि नहीं, ये सफिशिएंट नहीं है। अगर किसी चैप्टर के 200 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं, तो 25 क्वेश्चन से जस्ट एक आइडिया मिलता है। 200 क्वेश्चन के बराबर प्रैक्टिस कतई नहीं हो पाती। निर्णयन का आशय क्या होता है, आपके हिसाब से डिसीजन मेकिंग क्या होती है? तो मैं बहुत बाद में ऑप्शन पढ़ लूँगा, पर आपको वैसे ही पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग होता है जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं उसमें से बेस्ट ऑप्शन चुनना, उसी को हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डिसीजन मेकिंग हमेशा कहते हैं भाई बेस्ट डिसीजन लेना, पर बेस्ट डिसीजन लेने से भी ज़्यादा सही आंसर ये है कि आपके पास जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, जो विकल्प अवेलेबल होते हैं, उसमें से उसको तोलना, टटोलना, एनालाइज करना और उसमें से जो बेस्ट है उसे पिक करना। तो इसका आंसर डी होगा। एक समस्या के समाधान हेतु जो विभिन्न विकल्प हैं उसमें से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना, ये डिसीजन मेकिंग कहलाता है। अगली स्लाइड पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस दे रखा है कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, प्रॉब्लम है क्या, फिर उसको डायग्नोज करना चाहिए कि प्रॉब्लम क्यों हुई है, देन उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स को डिस्कवर करना, फिर हर ऑल्टरनेटिव को एवेल्यूएट करना, उसके प्लस माइनस, प्रोज एंड कॉन्स देखना, उसके बाद बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर फॉलो अप करना। जिसे आप बेस्ट समझ रहे हो बेस्ट है भी या नहीं, तो उसको ट्वीक करके चेंज करना पड़ता है। ठीक है, ये सब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होता है। वेल, एन ऑफिस ऑर्डर इज एग्जाम्पल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। चलो 4 नहीं, मैं 2 ऑप्शन नहीं देता हूँ। ऑफिस ऑर्डर नीचे से ऊपर आता है या ऊपर से नीचे आता है? तो ऑर्डर आता है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी ऑर्डर सर्कुलर, इनका जो डायरेक्शन होता है वो ऊपर से नीचे होता है, यानी डाउनवर्ड होता है। तो इसका उत्तर है अधोगामी संचार का। और अगर आप कोई एप्लीकेशन दे रहे हो, आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, तो वो नीचे से ऊपर की जाएगी, यानी वो अपवर्ड होगी। तो ये अगली स्लाइड में आप अच्छे से देख लेना, लेकिन मैं अभी बताता हूँ। ऑर्डर ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो होते हैं, तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, अधोगामी है। ठीक है, तो इसका आंसर बी रहेगा।
एक बार फिर भी देख लीजिए, रिपोर्ट आप ऊपर भेजते हो, कंप्लेंट्स आप ऊपर भेजते हो, सजेशंस आप ऊपर भेजते हो, एप्लीकेशंस आप ऊपर भेजते हो, तो वो अपवर्ड होता है। ऑर्डर ऊपर से नीचे आते हैं, इंस्ट्रक्शन ऊपर से नीचे आते हैं, सर्कुलर नोटिफिकेशन ऊपर से नीचे आते हैं, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। डायगोनल कम्युनिकेशन क्या होता है? एक लेवल का बंदा दूसरे लेवल के बंदे से बात करे, तो यानी जैसे मिडिल लेवल मैनेजमेंट बंदा टॉप लेवल मैनेजमेंट के बंदे से बात करे, या टॉप लेवल बंदा मैनेजमेंट का बंदा लो लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट के बंदे से बात करे, या उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा वो डायगोनल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन जब आप बनाते हैं, ठीक है, तो आप एक हायरार्की तय करते हैं, ऑर्डर कौन देगा, ऑर्डर कौन लेगा, रिपोर्ट कौन देगा, किसको देगा, एक आप हायरार्की सेट करते हो। उसमें ये सब पॉपुलर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन होता है, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक कमिटी होता है। इसमें कमिटी जो होती है वो मोस्ट डेमोक्रेटिक मानी जाती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको सुलझाने के लिए कमिटी बना दो। कमिटी में क्या होगा, जितने लोग शामिल होंगे वो सब अपनी ओपिनियन देंगे, उनको जो लगता है वो अपनी ओपिनियन देंगे, तो जो निकल के आता है जजमेंट उस पर लगभग सबकी सहमति होती है। कई बार क्या होता है, ऑर्डर ऊपर से आते हैं, नीचे मानने पड़ते हैं, फिर नीचे वाले बोलते हैं हमसे तो पूछा ही नहीं, ऐसे कोई होता है क्या। और अगर मान लीजिए वैसी बात है कि घर में पापा ने कह दिया हाँ भाई कार आएगी, फला कंपनी की आएगी, लाल कलर की आएगी, दैट्स ऑल, डिस्कशन बंद, तो वो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, मान लो पिताजी ने मम्मी जी से पूछ लिया, लेकिन मम्मी जी की भूमिका केवल इतने भर तक है कि भाई वो सलाह दे सकती हैं, लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर सकती, वो सलाह दे सकती हैं, तो वो लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन उससे होता है। और फंक्शनल में मान लीजिए कोई काम है, उसे अपन ने बांट दिया, हाँ भाई घर में शादी है तो भैया देख डीजे वाला तू देखेगा, फला काम तू देखेगा, काम अगर फंक्शंस को बांट दिया तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है। कमिटी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है कि रोज़ सुबह या रात को घर पे हम बैठें, घर का मतलब अगर घर की बात करूं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए, घर के सभी प्राणी मिलकर डिसाइड करें यार ये चीज़ है, ऐसे होगा, मोबाइल खरीदा जाएगा तो ये कंपनी का खरीदा जाएगा, पूरी फैमिली बैठ के तय कर रही है। तो फिर बाद में घर में जब नया मेहमान, नया मोबाइल, नया स्कूटर, नया कुछ भी आएगा, कुछ भी होगा, तो किसी की असहमति आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एवरीवन वाज इन्वॉल्व्ड। तो कमिटी ऑर्गेनाइजेशन सबसे लोकतांत्रिक तरीका माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये 4 पॉपुलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मैनेजमेंट का काम नहीं है? प्लानिंग बिल्कुल सबसे पहले होता है, कंट्रोलिंग बिल्कुल सबसे एंड में होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेकंड नंबर पे होता है, लेकिन कॉपरेशन, एक कॉपरेशन कभी कभी ऑप्शन आएगा, कभी कभी कोऑर्डिनेशन आएगा। कॉपरेशन या कोऑर्डिनेशन को प्रबंध का कार्य नहीं माना जाता। सहयोग ज़रूरी है लेकिन ये प्रबंध का प्रमुख कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी है, बिल्कुल ही लड्डू क्वेश्चन है ना, इसीलिए कह रहा हूँ स्क्रीन पे क्वेश्चन आया आप तो खुद ही लगाओ। अभिप्रेरण की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा को किसने विकसित किया? हु हैज़ डेवलप्ड नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन? तो अब्राहम मास्लो ने कहा था कि व्यक्ति की आवश्यकताएं एक क्रम में पूरी की जानी होती है, तभी वो सेटिस्फाई हो पाता है, मोटिवेट हो पाता है। सबसे पहले ज़रूरी है कि बंदे की फिजियोलॉजिकल ज़रूरतें, जो उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान आजकल इंटरनेट, वो आवश्यकताएं पूरी हों। उसके बाद सेफ्टी नीड्स पूरी होनी चाहिए कि जो आवश्यकताएं उसकी पूरी अभी हो रही हैं भविष्य में भी वो होती रहेंगी, उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी होनी चाहिए। उसके बाद व्यक्ति की सोशल नीड्स पूरी होनी चाहिए, फिर एस्टीम नीड्स जिसे आप आत्मसम्मान या अहंकार संबंधी आवश्यकताएं कह लो, और लास्ट में होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ फुलफिलमेंट। ठीक है, आपको मतलब ये बीइंग अ मैनेजर पता होना चाहिए कि सामने वाला जो बंदा सामने बैठा है जिसे आप मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हो वो कौन से लेवल पे है। उसे आप रोटी कपड़े का लालच दोगे तो पटेगा और काम करेगा, या वो रोटी कपड़े की ज़रूरतों से ऊपर उठ चुका है, उसे आप कोई पोस्ट या प्रमोशन दोगे तो वो काम करेगा, या आप उसके अंदर कोई और ही चीज़ जगाओगे तो काम करेगा। तो इसलिए पहले आपको उसका साइकोलॉजिकल लेवल या हायरार्की समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बात अब्राहम मास्लो ने कही थी, उन्होंने ये वाली थ्योरी नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
कौन सी विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति सामान्यतः आलसी होता है और कार्य व उत्तरदायित्व को टालता है? तो मैकग्रेगर ने जो एक्स थ्योरी दी थी ना, जैसे एक्स में क्या होता है, इस तरह होता है, मैं तो नहीं करूँगा, तो मैकग्रेगर की एक्स थ्योरी मान के चलती है कि कर्मचारी की शक्ल हमेशा ऐसी होती है। आप देख रहे हो उसने मुंह सुजा रखा है, उसको कोई काम बताओ वो करना नहीं चाहता, उसके ऊपर जब तक डंडा नहीं करोगे तो काम नहीं करेगा। ये मैनेजर्स का काम लेने का स्टाइल हो जाता है अगर वो एक्स थ्योरी में बिलीव करते हैं तो। हालांकि एक वाई थ्योरी भी होती है, जो वाई थ्योरी मतलब यस थ्योरी, वाई स्टैंड फॉर यस, कि कर्मचारी काम करना चाहता है, वो जिम्मेदारी लेता है, वो आगे से इनिशिएट करता है, इस तरह की। तो एक्स थ्योरी ये मान के चलती है कि जो एम्प्लॉय होता है वो तो लेज़ी होता है और वो काम से बचना चाहता है और उसको बहुत सुपरवाइज किए जाने की ज़रूरत होती है। थ्योरी पी किसी तरह की थ्योरी होती ही नहीं है, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया बनाने के लिए। थ्योरी एक्स इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियोजन के विभिन्न सोपानों के सही क्रम का चयन कीजिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाएं, सोपान सीढ़ी को बोलते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, उत्तम कार्य मार्ग का चुनाव। देखिए आप ध्यान दीजिएगा, आप नियोजन लेवल पे खड़े हैं, प्लानिंग के लेवल पे। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप के क्रम का निर्धारण, उद्देश्यों की स्थापना, वैकल्पिक मार्ग का मूल्यांकन, वैकल्पिक मार्ग का निर्णय। तो देखिए सबसे पहले तो आप अपना देखो उद्देश्य क्या है। भाई प्लानिंग आप करना चाह रहे हो, पहले सोचो तो सही पहुंचना कहाँ है। अभी आप जहाँ खड़े हो पहुंचना कहाँ है, फिर सोचोगे ना बस लूँ के ट्रेन लूँ के कैसे जाऊँ। तो सबसे पहले उद्देश्यों की स्थापना होती है। उसके बाद चौथे और पांचवें में देखो वैकल्पिक मार्गों का मूल्यांकन और वैकल्पिक मार्गों का निर्णयन। तो पहले वैकल्पिक मार्गों का निर्णयन होता है कि सपोज करो मुझे दिल्ली जाना है, तो अब बस से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ या एयरप्लेन से जाऊँ, तो ये वैकल्पिक मार्गों का निर्णय होगा। फिर अब मैं इनका मूल्यांकन करूँगा। बस से जाऊँगा तो 2 दिन में पहुँचूँगा, ट्रेन से जाऊँगा 1.5 दिन में पहुँचूँगा, एयरप्लेन से जाऊँगा 6 घंटे में पहुँच जाऊँगा, लेकिन इसमें इतने पैसे लगेंगे, उसमें इतने पैसे लगेंगे, उसमें मैं इतना जल्दी जाके क्या करूँगा। ये आप मूल्यांकन कर रहे हो। उसके बाद आप बेस्ट जो आपके लिए कोर्स ऑफ एक्शन है उसको करेंगे और फिर उसके बाद ये सब तय होने के बाद आप वो सारे काम करने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे मैंने 4 5 1 3 2 लिखा है, तो आप देखो सबसे पहले एक है ना, तो सबसे पहले मेरा कोड होगा 3, उसके बाद होगा मेरा कोड 5, फिर मेरा कोड होगा 4, 3 5 4, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद सेकंड। 3 5 4 1 2, जो 3 से शुरू हो, 3 5 4 2 1, 3 5 4 1 2। डी सही है। बी और डी में थोड़ी टाइट फाइट थी, पर फाइनली मुझे डी पसंद आया। सीक्वेंस यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक सामान्य व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य नहीं करना चाहता। अभी अभी बात की थी, ये एक्स थ्योरी है और मैं हमेशा कहता हूँ, पर मुझे नहीं पता होता कि कौन सा बंदा मेरा वीडियो देखता रहा है या कौन सा पहली बार देख रहा है। तो मैं कहता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि चारों मिलाने आनी चाहिए। हो सकता है कई बार एक की मैचिंग से ही आंसर बैठ जाता है। जैसे मैं ए में श्योर शॉर्ट हूँ कि व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, इसमें ए जाके 3 से मैच होगा, तो ए जाके अब मेरी लड़ाई है ना बी और डी के बीच में रह गई। इससे मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चनों में अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो या 1/3 नेगेटिव मार्किंग हो और आपको 2 में से एक चॉइस लेनी हो तो चांस लेना चाहिए। जहाँ 1/2 मार्किंग हो वहाँ नहीं लेना चाहिए। यानी कभी भी आपको पता है कि 2 में से आंसर है और 1/3 या 1/4 नेगेटिव मार्किंग हो रही हो तो चांस लेना चाहिए एज पर द प्रोबेबिलिटी रूल। और ज़्यादा तो बढ़िया ये है कि थोड़ी सी और पढ़ाई कर लीजिए ताकि चांस लेना ही ना पड़े। एक व्यक्ति स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है, ये होती है वाई थ्योरी कि नहीं व्यक्ति आलसी नहीं होता, वो जितना रेस्ट को ज़रूरी समझता है उतना ही ज़रूरी अपनी जॉब को भी समझता है। व्यक्ति काम करना चाहता है, ये होती है वाई थ्योरी बिलीवर मैनेजर्स। B4 बी ये तो पहले ही कट गया था। वेल अभी देखो ये और ये अभी तक रेस में है, तो अभी भी फैसला नहीं हुआ है। अभिप्रेरक तत्व और इसके बाद है अपेक्षा मल्टीप्लाई साध्यता मल्टीप्लाई मूल्यता। ये थ्योरी आपने बहुत कम पढ़ी होगी। ये है व्रूम की आशा या प्रत्याशा सिद्धांत। मैं 1 मिनट इसको बताना चाहूँगा। अभी फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हो, टीचर की बनने की तैयारी कर रहे हो, तो आपको क्या मोटिवेट करेगा या आप कब मोटिवेट होंगे? पहली बात तो आपको ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं पढ़ाई करूँगा करूँगी तो नतीजा बेटर आएगा।
सबसे पहले तो आपको ये अपेक्षा होनी चाहिए कि अगर मैं मेहनत करूँगा तो उसका नतीजा आएगा। सेकंड, फिर आपको ये हो लगना चाहिए कि अगर वो नतीजा आया यानी मैंने मेहनत करी तो उससे मैं मेरिट में आ जाऊँगा, तो उससे मुझे जॉब मिल जाएगी। और फिर अगर तीसरी चीज़ होती है कि अगर मुझे जॉब मिल जाएगी तो न सिर्फ मेरी ये वाली पीढ़ी, न सिर्फ मेरा ये वाला जीवन, और हो सकता है मेरे आगे आने वाले जो जनरेशन है उनका भी भला हो जाएगा। तो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट आप तभी होंगे जब ये तीनों बातें हों कि मैं ये पढ़ूंगा तो इसका रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट फेवरेबल होगा तो मुझे स्कॉलरशिप या जॉब मिल जाएगी, एक तनख्वाह चालू हो जाएगी, और थर्ड फिर ये वो आकर्षण का केंद्र ये है कि मेरा जीवन उससे बेटर हो जाएगा, समाज में इज्जत मिलेगी। ये सब अगर आपको लगता है तो फिर आप पढ़ने के लिए मोटिवेट होगे, नहीं तो क्यों ही कौन काली किताबों में माथा मारेगा। ये है व्रूम की आशा या प्रत्याशा सिद्धांत। इसके अलावा मोटिवेटिंग फैक्टर, तो आप हजबर्ग को जब पढ़ेंगे उसकी जब द्विघटक आरोग्य विचारधारा, टू फैक्टर हाइजीन थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें एक होते हैं मेंटेनेंस फैक्टर और एक होते हैं मोटिवेटर्स। मेंटेनेंस फैक्टर आपको असंतुष्ट होने से रोकते हैं और मोटिवेटर्स या सेटिस्फायर्स आपको सेटिस्फाई करते हैं। तो मोटिवेटर्स की जो बात होती है वो टू फैक्टर हाइजीन थ्योरी में इसकी बात होती है। तो आपका सी जाके 2 के साथ कनेक्ट हुआ है और आपका डी जाके 1 के साथ कनेक्ट हुआ है। तो मुझे ये D1 समझ आ गया और C2 समझ में आ गया, तो मुझे इसका D आंसर समझ में आ गया है। फिर भी आंसर लगाते समय भी मैं कहता हूँ आखिर में 1 सेकंड का पॉज लिया करो और तय किया करो कि सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, है ना। इसके बाद ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जिन्होंने ऐप ले रखा है तो ऐप के अंदर तो ये अवेलेबल होता ही है। औपचारिक रूप से संगठित व्यक्तियों के समूह के साथ एवं उनके माध्यम से कार्य करवाने की कला ही प्रबंध है। तो किसी मैनेजमेंट के बंदे ने ये कहा है कि मैनेजमेंट क्या है, ये एक आर्ट है। किस बात का? गेटिंग थिंग्स डन, काम करवाने का तरीका है। उनके साथ और उनसे, मतलब उनके साथ मिलके उनसे काम कराने का एक जो ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ पीपल होता है, उनसे काम कराने का आर्ट ही मैनेजमेंट है। ये बात किसने कही है? ये बात F.W. टेलर ने कही है। तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के तो गुरु कहलाते ही हैं, यानी साइंस तो इनके दिमाग में पहले ही थी, वो उन्होंने एक आर्ट वाली डेफिनेशन भी इसके साथ दी है कि लोगों से काम करवाना वाकई में मुश्किल काम होता है। मैं पर्सनली मानता हूँ कि खुद काम कर देना आसान है, लोगों से काम करवाना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए एक ख़ास तरह का आर्ट चाहिए। ये बात बहुत साल पहले F.W. टेलर कह के चले गए थे। खैर, इसके बाद देखें, नियंत्रण प्रक्रिया का कदम या चरण नहीं है। चूंकि ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, मतलब मैंने चाहते तो प्लानिंग के 25, ऑर्गेनाइजिंग के 25 ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाते, पर मैंने इतने नहीं बनाए हैं। मैंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट पे एक ही वीडियो के अंदर कोशिश की है हल्का फुल्का सब कवर करने की। तो जो आपका कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसमें प्रमापों का निर्धारण होता है, उद्देश्यों का निर्धारण होता है, नहीं होता, वास्तविक निष्पादन का मूल्यांकन है, होता है, सुधारात्मक उपाय होते हैं। तो इसका आंसर क्या है? बी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ये कहाँ होता है? ये प्लानिंग वाले लेवल पे होता है। प्लानिंग लेवल पे डिसाइड कर दिया जाता है संस्था के उद्देश्य क्या होंगे, ठीक है। और कंट्रोलिंग में क्या होता है? सबसे पहले हम अपने स्टैंडर्ड्स सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने हमारी सेल्स टीम के लिए सेट किया कि भाई हमारी 10 लाख रुपए की मंथली सेल होनी चाहिए। सपोज़ हमारी फैक्ट्री है तो 10 लाख की मंथली सेल होनी चाहिए, ये हमने उनके लिए स्टैंडर्ड सेट किया। फिर हमने 1 महीने के बाद देखा हमारी 9 लाख की सेल्स हो पाई, यानी हमने उनकी परफॉर्मेंस को मेजर किया। उसके बाद हमने देखा कि ये डिफरेंस जो रहा उसको अपन ने कहा वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस। और ये वेरिएंस फेवरेबल रहा यानी हमारे पक्ष में रहा या एडवर्स रहा। अगर 10 लाख की जगह हम 9 लाख की सेल कर पाए तो ये अच्छी बात नहीं है, ये एडवर्स रहा, तो ये वेरिएशन या वेरिएंस एडवर्स रहा। उसके बाद हम करेक्टिव एक्शन लेंगे, यानी इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। सुधार या तो हम अपनी सेल्स टीम को समझाएंगे, डांटेंगे, या जो भी हमें तरीका लगाना है वो लगाएंगे, या हमको लगेगा कि नहीं यार हमने कुछ बजट ही हमने या स्टैंडर्ड्स ही कुछ हाई सेट कर दिए थे, तो हम अपने स्टैंडर्ड्स को रीएडजस्ट करेंगे, तो वो हम करेक्टिव एक्शंस लेंगे। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस में A, C और D शामिल था पर B कतई शामिल नहीं था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित को क्रम अनुसार व्यवस्थित करें, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको ये तो कुल मिला के केबीसी टाइप क्वेश्चन हो गया। आपको पहचानना है कि इन चारों में से सबसे पहले क्या होता है, प्रमोशन होता है, परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन होता है, रिक्रूटमेंट होता है या ट्रेनिंग। तो देखिए सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट होगा, सबसे पहले बंदों की भर्ती होगी, ठीक है। उसके बाद उनका वैसे सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, जो गिवन ऑप्शन है। भर्ती के बाद उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी। ट्रेनिंग के बाद पहले हम उनकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएट करेंगे, ऐसे थोड़ा ना किसी का प्रमोशन कर देंगे, हम उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करेंगे और उसके बाद अगर ठीक लगेगा तो प्रमोशन करेंगे, डिमोशन करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, ट्रेनिंग पे काम करेंगे या मतलब फर्दर जो कुछ होगा। तो 3-4 ये था सीक्वेंस, 3-4-2-1। 3 से शुरू करना है लेकिन यहाँ अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। 3-4-2-1। एक बार फिर इसका आंसर डी है। होप आपको समझ में आ रहा है। ये है स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस, इसे आप देख लीजिए। सबसे पहले कितने लोग चाहिए, मैन पावर प्लानिंग की जाती है कि हमें कुल कितने लोग चाहिए। फिर भर्ती आयोजित की जाती है, जैसे आरपीएससी या कोई भी आपकी जो पीएससी होती है वो भर्ती निकालती है, लोगों को भर्ती करती है। फिर उनका सिलेक्शन होता है, राइटिंग एग्ज़ाम इंटरव्यू के थ्रू उनका सिलेक्शन होता है। फिर उनको पोस्टिंग मिलती है, इसको प्लेसमेंट बोलते हैं। वहाँ पे ओरिएंटेशन एक तरह की ट्रेनिंग होती है, या ओरिएंटेशन मतलब आप जब किसी संस्था में आते हो तो पूरी संस्था से आपको उसके वर्क कल्चर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। आगे क्वेश्चन भी आएगा। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। हर साल आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। उसके बाद आप एक स्टेप ऊपर चढ़ते हो, दिख रहा है बंदा चढ़ते हुए, प्रमोशन होगा या कैरियर प्लानिंग होगी। और अगर आपको भगा दिया गया है, छटाई हो गई है, तो आपको कॉम्पनसेट किया जाएगा। या कई बार जो लोग अपना सर्विस टेन्योर पूरा कर चुके होते हैं, सुपर एन्युएशन एज ले चुके होते हैं, तो उनको फिर रिटायर किया जाता है, उनको कॉम्पनसेट किया जाता है। कई बार कम अच्छा काम करने वाले को छंटनी करके उनको हटा दिया जाता है, जो भी उनके साथ है सेटलमेंट कर दिया जाता है। इस तरह ये स्टाफिंग प्रोसेस चलता रहता है। तो स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के क्वेश्चनों की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको 2 काम करने होंगे। सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाके हमारा कॉमर्स पॉइंट ऐप है, जिसका लोगो इस तरह का दिखाई देता है। सबसे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, एब्सोल्युटली फ्री, नो कॉस्ट। उसके बाद आप वहाँ पे स्टोर में जाके इस कोर्स को सर्च कीजिएगा, यूपी टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 2025। इस कोर्स में आपको 5000 से भी ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे। हमने चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रोवाइड करवाए हैं। उसके अलावा आपको उसके अंदर 50 सैम्पल पेपर मिलेंगे। तो पिछले 10 अटैम्प्ट में जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं, जिस तरह का लेवल आया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने 50 सैम्पल पेपर्स डिज़ाइन किए हैं। ये सारे सैम्पल पेपर आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, यानी वो क्वेश्चन हिंदी में भी हैं, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर क्वेश्चन आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। और अगर आप मोबाइल पे देखना चाहें तो मोबाइल पे भी देख सकते हैं, और अगर आप टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे भी अगर उसे व्यू करना चाहें तो आप आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही नॉमिनल इसकी फ़ीस रखी गई है, और आप आराम से इसमें से तैयारी करके आप मान के चलिए कि इन क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, क्योंकि इतनी डिटेल्ड प्रैक्टिस करवाई गई है। तो ज़रूर एक बार प्ले स्टोर पर जाके ऐप डाउनलोड कीजिएगा। ठीक है सर, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन। संगठन में व्यवहार, आपसी धारणाओं और मूल्यों का सामान्य पैटर्न जो कि सदस्यों के बीच सर्वसामान्य है, क्या कहलाता है? द जनरल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, शेयर्ड बिलीफ एंड वैल्यूज़ मेंबर्स हैव इन कॉमन इज़ नोन एज। जैसे आप किसी संस्था में गए है ना, तो आप वहाँ देखोगे कि वहाँ का वर्क कल्चर कैसा है, वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा है, एथिक्स क्या हैं, पॉलिसीज़ क्या हैं, टेक्निक्स क्या है, अप्रोच क्या है, आपस में रिलेशन कैसा है। तो आप कुल मिला के कल्चर देख रहे हो, आप संगठन की संस्कृति देख रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में क्या आता है, एक बार फिर देख लीजिए। आप जिस संस्था में जाते हो वहाँ पे वो वर्क प्लेस कैसा है, लोग क्या है, यानी उठाई गिरे टाइप लोग हैं या हाई मॉरल वैल्यू रखते हैं, क्या सोच रखते हैं, लीडरशिप कैसी है, लोग कैसे हैं, तकनीक पुरानी है, नई है, कैसी है, मोटिवेशन लेवल क्या है, किन टूल्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बताता है। नेक्स्ट, नियोजन क्या है? भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है।
किसी ने कहा है कि प्लानिंग इज़ अ केज बिल्ट टू होल्ड द फ्यूचर, यानी क्या भी कहते हैं ना कि अगर आपको अपना भविष्य जानना है तो क्या कीजिए, भविष्य को खुद बनाइए। अपना फ्यूचर जानना चाहते हो तो फ्यूचर का निर्माण खुद करो, उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। प्लानिंग में होता यह है कि जो आप सोच रहे हो कि ऐसा ऐसा होना चाहिए वो सब प्लानिंग में हो। और ये बात हमेशा सच है, केवल पढ़ने भर की बात नहीं है। हर चीज़ धरती पे दो बार होती है, एक बार जो वास्तव में होती है, उससे पहले जब वो किसी के दिमाग में आती है। जब वो दिमाग में होती है तब वो सॉफ्ट कॉपी होती है जो किसी को नहीं दिखती, और जब फिर वो इम्प्लीमेंट होकर धरती पे आ जाती है तो वो हार्ड कॉपी की तरह होता है जो सबको दिखती है। तो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये बात एलन ने कही है। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निर्देशन जो है वो प्रशासन का हृदय है। ये जो आप सबसे पहला फंक्शन अपन ने प्लानिंग बात करी, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजिंग, इसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग होता है। डायरेक्टिंग में अभी आप देखोगे कि उसमें सुपरविज़न होता है, उसके अंदर लीडरशिप होती है, उसके अंदर कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर मोटिवेशन होता है, और ये सब ही तो करना होता है एक एडमिनिस्ट्रेटर को। एक एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, लोगों जो उसके अंडर है उनको सुपरवाइज करता है, उनको कम्युनिकेट करता है, उनको मोटिवेट करता है, उनको लीड करता है। ठीक है, तो ये बात किसने कही? अच्छा, क्वेश्चन ये है कि और इसीलिए जो डायरेक्शन है उसे एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ट कहा है। ये बात मार्शल ई डिमोक ने कही है। वैसे परिभाषाओं का कोई और छोर नहीं है, लेकिन इसमें से ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि प्रशासन का हृदय किसे कहा जाता है। तो निर्देशन, जिसे अपन डायरेक्टिंग कहते हैं, कुछ लोग इसे लीडिंग भी बोलते हैं, तो उसे ये बात मार्शल ई डिमोक ने कही थी कि डायरेक्टिंग इज़ द हार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं। प्लानिंग में पॉलिसी तय की जाती है, बजट तय किया जाता है, प्रोग्राम तय किया जाता है, लेकिन डिविएशन किसको बोलते हैं? जो सोचा है और जो हुआ है उसके मध्य जो अंतर होता है उसको बोलते हैं डिविएशन, वेरिएशन, वेरिएंस। लेकिन ये कंट्रोलिंग का एलिमेंट है, ये प्लानिंग का एलिमेंट नहीं है। प्लानिंग में सबसे पहले संस्था का मिशन क्या है, संस्था क्यों है, संस्था क्या उद्देश्य हासिल करना चाहता है, उस उद्देश्य को हासिल करने के लिए संस्था की नीति क्या होगी, संस्था का प्रोसीजर क्या होगा, किसी काम को करने का तरीका क्या होगा, किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कौन सा काम कब शुरू कब ख़त्म किया जाएगा, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए हमारी टैक्टिक्स क्या होगी, इसके अलावा रूल्स क्या होंगे। ये सब आपके प्लानिंग के कंपोनेंट होते हैं। डिविएशन इज़ नॉट वन ऑफ देम। डी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता है निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का घटक नहीं है। तो मैंने अभी थोड़ी देर बताया कि जब आप डायरेक्टिंग वाला फंक्शन करते हैं तो आप अपने जो अंडर काम करते हैं उनको सुपरवाइज़ करते हो, आप उनके साथ कम्युनिकेट करते हो, आप उनको मोटिवेट करते हो, आप उनको लीड करते हो। ये सब चीज़ें मिलके डायरेक्शन बनती है। तो सुपरविज़न शामिल है, लीडरशिप शामिल है, कम्युनिकेशन शामिल है, फोरकास्टिंग शामिल नहीं है। फोरकास्टिंग इनफैक्ट प्लानिंग के अंदर आता है। तो इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोऑर्डिनेशन क्या है। कोऑर्डिनेशन हिंदी में समन्वय कहते हैं। समन्वय प्रबंध की आत्मा है या प्रबंध का सार है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत सारे जो मैनेजमेंट गुरु हुए हैं उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन को मैनेजमेंट का काम नहीं मानना चाहिए। देखिए, हमें ये समझ में आ गया है कि मैनेजर अलग अलग कार्य परफॉर्म करते हैं। ये ठीक वैसे ही है कि जैसे एक ऑर्केस्ट्रा या म्यूज़िक पार्टी होती है तो वहाँ पे जो होते हैं बंदे वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। कोई बांसुरी प्ले करता है, कोई तबला प्ले करता है, कोई गिटार बजाता है, कोई वायलिन बजाता है, लेकिन उन सब में कोऑर्डिनेशन होगा तो एक प्रॉपर सिम्फनी बनेगी, एक प्रॉपर म्यूज़िक बनेगा, वरना पता नहीं क्या का क्या ही बेसुरा हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? ये प्रबंध का सार है। इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ नॉट द फंक्शन, इट इज़ नॉट द ऑब्जेक्ट, इट इज़ नॉट द साइंस ऑफ मैनेजमेंट, इट इज़ द प्योर एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। जैसे फूलों का जो सार होता है वो इत्र होता है, उसी तरह मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस प्रॉपर हैं या नहीं तो वो कोऑर्डिनेशन दिख जाता है कि इनमें कोऑर्डिनेशन है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंगूरी लता शब्द का प्रयोग किया जाता है।
तो जहाँ पे भी अनौपचारिक संगठन होता है या लोगों के बीच में अनौपचारिक कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन को अपन अंगूरी लता बोलते हैं। जैसे आप अंगूर की लता देखोगे तो एक अंगूर ऊपर से निकल रहे होता है, फिर नीचे फैलता जाता है वो, ठीक है। तो अंगूर का गुच्छा देख लो आप, है ना, उससे आप समझ जाओगे कि शुरू कहाँ से हुआ, पता नहीं कहाँ पहुँच गया। तो इस तरह का अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए ग्रेप वाइन वर्ड का यूज़ किया जाता है। वैसे ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? इट इज़ एन इनफॉर्मल अनऑफिशियल वे ऑफ स्प्रेडिंग न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन इन ए ग्रुप। किसी ग्रुप में कोई आपको सूचना या समाचार पहुंचाना है, लेकिन उसका अनौपचारिक तरीका। इससे क्या होगा? इससे बहुत तेज़ी से सूचना पहुंच जाती है, लेकिन इसमें एक समस्या ये होती है कि ए से बी को पास, बी से सी के पास, सी से डी के पास आते आते सूचना को तोड़ा मरोड़ा जाता है, या हर कोई अपने हिसाब से इंटरप्रिटेट कर देता है। चावल के दाने का पता नहीं क्या खिचड़ी बन जाता है। और कैन एनकरेज द स्प्रेड ऑफ, इससे अफवाह फैलने का या गलत इन्फॉर्मेशन जाने का भी ख्याल होता है। जैसे मान लीजिए मैं किसी संस्था में काम करता हूँ और वहाँ एकदम से कोई लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि सर का तो ट्रांसफ़र होने वाला है, नया प्रिंसिपल आने वाला है, आज तो कलेक्टर विज़िट करने वाला है, मतलब कुछ भी कोई लिखित में नहीं आया, अब आपस में इसे गॉसिपिंग कह लीजिए, तो बहुत तेज़ी से फैलता है। सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अंगूरी लता संचार इसको कहते हैं, ठीक है। मैक्सिमम डिसिप्लिन इज इन, तो मैंने जैसे कहा कि ऑर्गेनाइजेशन के 4 मेन तरीके होते हैं: लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर डिसिप्लिन होता है ना। इसमें एक रेखा चलती है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है। ऊपर एक टॉप पे अधिकारी होता है, उसके नीचे एक अधिकारी होता है, तो एक प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। तो उसमें मैक्सिमम डिसिप्लिन रहता है। हर बंदे को पता होता है कि उसे किससे इंस्ट्रक्शन लेने हैं, किसको रिपोर्ट करना है, किससे रिपोर्ट लेनी है, ये पहले से ही तय होता है। कोई मिसकम्युनिकेशन का चांस ही नहीं होता। ऐसा लाइन ऑर्गेनाइजेशन में होता है। रेखा संगठन बोलते हैं हिंदी में। अच्छा, रेखा संगठन के क्या फ़ायदे हैं? ये एक सिंपल है, ये सबसे पुराना तरीका भी है। इसमें अधिकारी तय होता है, दायित्व तय होते हैं, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन रह पाता है, डिसीजन मेकिंग आराम से हो पाती है, इससे आपकी लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, प्रभावी होता है, सक्सेस के चांस ज़्यादा होते हैं, इजी लोकेशन ऑफ, मतलब जिम्मेदारी तय करने में भी आसानी होती है। हालांकि केवल इसके एडवांटेज नहीं है, इसके डिसएडवांटेज भी हैं, लेकिन अभी मैंने इसको मेन ये बताना चाहता था कि सर्वाधिक अनुशासन रेखा संगठन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा और निखिल एक ही शैक्षिक योग्यता वाले कंपनी में टाइपिस्ट हैं। दोनों की मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक जैसी है और दोनों ही समान काम करते हैं। जैसे दोनों ही मान लो 8-8 घंटे काम करते हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि नेहा को 12,000 रुपये महीना मिल रहा है और निखिल को 15,000 रुपये महीना मिल रहा है। तो इस मामले में प्रबंध के किस सिद्धांत का उल्लंघन किया जा रहा है? तो हेनरी फ्योल ने जो 14 सिद्धांत दिए थे उसमें एक था समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत ये था कि अगर मैनेजर को ट्रस्ट जीतना है, रिस्पेक्ट लेनी है, तो उसे कर्मचारियों में भेद नहीं करना चाहिए एज के आधार पे, सेक्स के आधार पे कि मेल है कि फीमेल है, आयु में छोटा है या बड़ा है, किस बैकग्राउंड से आता है, किस जाति से आता है, किस कलर का है, किस धर्म उपासना को मानता है, उसके आधार पे उसे भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक जैसा है, दोनों के वर्किंग आवर्स सेम है, तो फिर आपने तनख्वाह अलग अलग क्यों कर रखी है? तो आप कहीं ना कहीं समता के सिद्धांत का उल्लंघन कर रहे हो। ये इस मामले में हो रहा है। द एम्प्लॉय शुड बी ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड इक्विटी इफ़ डिवोशन इज़ एक्सेप्टेड। यानी अगर आप चाहते हो कि कर्मचारी संस्था के प्रति समर्पण दिखाए, तो फिर आपको उसके साथ दयालुता और समता का व्यवहार करना होगा। इट इम्प्लाइज दैट मैनेजर शुड बी फेयर एंड इम्पार्शियल वाई डीलिंग विद द सबऑर्डिनेट। अपने अधीनस्थों के साथ काम करते समय उसे सही व्यवहार करना चाहिए और उसे
गैर पक्षपाती होना चाहिए। दे शुड गिव सिमिलर ट्रीटमेंट टू पीपल ऑफ सिमिलर पोजीशन। अगर एक जैसी पोजीशन पे है तो एक जैसा ट्रीटमेंट देना चाहिए। दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट, उन्हें भेदभाव नहीं करना चाहिए आयु, जाति, लिंग, रिलीजन, रिलेशन एट्सेट्रा किसी आधार पे। ये कौन कह रहा है? ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कह रहा है और ये फेयोल का सिद्धांत है। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखना चाहते हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अभी हमारे ऐप पे जाइए और हमने ये कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स को आप परचेज कीजिए। इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको 50 सैम्पल पेपर्स मिलेंगे, यानी प्रीवियस ईयर के जो पेपर आए हैं, जो उनका पैटर्न रहा है, उस पर हमने सैम्पल पेपर्स क्रिएट किए हैं। आप वो सैम्पल पेपर्स कीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमने उस कोर्स में हर चैप्टर के 100 से भी ज़्यादा एमसीक्यू दे रखे हैं और जहाँ जहाँ आवश्यक है उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन भी दे रखा है, ताकि आप आराम से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकें। ये सारा का सारा कंटेंट हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, तो कोई भाषा का बैरियर नहीं है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, सारे नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मोबाइल में स्क्रीन छोटे में दिक्कत आती है, तो अगर आपका कंप्यूटर, लैपटॉप या टैबलेट है तो आप उस पर भी हमारा कंटेंट व्यू कर सकते हैं। हम हार्ड कॉपी फैसिलिटी नहीं देते, लेकिन आप बड़ी स्क्रीन पे आप आराम से हमारा कंटेंट देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हमने प्रीवियस ईयर कोई लेवल को ध्यान में रखते हुए ही ये कोर्स डिज़ाइन किया है। बहुत ही रीजनेबल रेट पे अवेलेबल है। अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिंसियर स्टूडेंट हैं, तो ज़रूर आपको ये कोर्स हमारे ऐप से लेना चाहिए। चलिए, ठीक है। उसके बाद है स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू नियंत्रण विस्तार। बेसिकली नियंत्रण विस्तार ये बताता है कि एक अधिकारी कितने अधीनस्थों का डायरेक्ट सुपरविज़न कर सकता है, या एक अधिकारी के अंडर में कितने अधीनस्थ होने चाहिए। इसे स्पैन ऑफ कंट्रोल कहते हैं। जैसे इस चित्र में मार्केटिंग मैनेजर के अंडर मार्केटिंग असिस्टेंट है जो सीधा उससे बात कर सकता है, मार्केट रिसर्चर है इसके अंडर में, टेली सेल्स सुपरवाइज़र है और कस्टमर केयर असिस्टेंट है। तो यहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल है। इसके नीचे और भी होंगे, तो इससे फिर संबंधों की संख्या बनेगी। उसके लिए ग्रेकुनाज ने एक सूत्र दिया है। बट बेसिकली क्वेश्चन ये है कि नियंत्रण का विस्तार संबंधित है प्रबंधन के नियंत्रण क्रिया से, संस्था के विस्तार से, संगठन की प्रक्रिया से। बिल्कुल, देखिए ऑर्गेनाइजेशन में ही अपन ये तय करते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड हायरार्की तय करते हैं कि किसके अंडर में कितने लोग होंगे, क्या होंगे, कौन होंगे, क्या काम करेंगे। तो बेसिकली स्पैन ऑफ कंट्रोल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है। हालांकि इसमें कंट्रोल वर्ड आता है तो कोई बंदा कंट्रोलिंग सोच सकता है, पर नहीं। स्पैन ऑफ कंट्रोल इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर सी है, ठीक है। नियंत्रण के विस्तार का अर्थ है अधीनस्थों की वह संख्या जिन्हें उच्च अधिकारी प्रभावी ढंग से नियंत्रित कर सके, जिन्हें वो इफेक्टिवली कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन टू कंट्रोल स्टेट्स दैट। एक होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस। ओके, बेसिकली होता क्या है, देखिए मैनेजमेंट के पास बहुत कम समय होता है, वो बहुत बिजी होते हैं। तो बात सार ये है कि उनको डे टू डे के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। शुरू से बात ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट हैं उनको जो छोटे छोटे कार्य हैं या रूटीन वर्क हैं उनको डेलीगेट करना चाहिए। फिर उसके बाद जिनको डेलीगेट किया है उनको ही हैंडल करने देना चाहिए। जब तक बहुत बड़ा लफड़ा ना हो तब तक मैनेजमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, यानी मैनेजमेंट को एक्सेप्शनली इंटरफेयर करना चाहिए, कभी कभार ही इंटरफेयर करना चाहिए, ठीक है। सिंपल, ठीक है। रोडीज देखते हो ना, तो अगर उसमें मान लो जो रणविजय है जो चलाता है प्रोग्राम को, तो वो जनरली कुछ बीच में दखल अंदाजी नहीं करता है, वो प्लेयर्स को खेलने देता है, गैंग लीडर्स को खेलने देता है। लेकिन जब बात बहुत बिगड़ जाती है तो वो इंटरवीन करता है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ठीक है, कभी कभार, ठीक है। तो इसी तरह से, या यूँ समझ लीजिए, पॉलिटिक्स में समझे तो हर मंत्री अपना मंत्रालय संभालता है। जब तक कोई कांड ना हो जाए तब तक सीएम, पीएम, राज्यपाल इन्वॉल्व नहीं होते, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। तो ये कहना कि हर चीज़ बिना अपवाद के जांच करनी चाहिए, नहीं, इसका अपवाद के सिद्धांत का मतलब ये नहीं होता। सुधारात्मक कार्यवाही बिना अपवाद के करनी चाहिए, ये भी इसका मतलब नहीं है। केवल आपातकाल में ही अपवादों को स्वीकार करना चाहिए, इसका मतलब ये भी नहीं है।
अपना ध्यान केवल अपवादों पर ही केंद्रित करना चाहिए, ये इसका मतलब है। जब हम प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन कहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसे डे टू डे के कामों में डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहिए, उसे केवल और केवल क्रिटिकल कार्यों में क्रिटिकल कार्यों में ही होने पर ही फोकस करना चाहिए, उसे रूटीन टास्क डेलीगेट करना चाहिए, उसे क्लियर स्टैंडर्ड सेट कर देना चाहिए, लिमिट्स सीमाएं तय कर देनी चाहिए, जिनको उसने पावर दी है उनको एम्पावर करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी तय कर देनी चाहिए। ठीक है, चलिए। और आज का लास्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 विद द आइटम ऑफ लिस्ट 2। डॉक्टर विलियम आउची, इन्होंने जेड थ्योरी दी थी। ठीक है, इन्होंने कहा था कि कैसे जापानी प्रबंधन के सिद्धांतों को अमेरिकी कंपनियों पर लागू किया जा सकता है, और एक्स वाई के बाद उन्होंने जेड थ्योरी दी थी डॉक्टर विलियम ओची ने। इसके बाद डगलस मैकग्रेगर ने एक्स वाई थ्योरी दी थी, तो ये यहाँ रहा। उसके बाद आपके फ्रेडरिक हजबर्ग ने हाइजीन 2 फैक्टर हाइजीन थ्योरी दी थी, और अब्राहम मास्लो ने नीड हायरार्की थ्योरी दी थी। तो मेरा ए जाके थर्ड से मैच हो गया, ये और ये 2 ऑप्शन है, ये 2 कट चुके हैं। कम से कम एक क्वेश्चन को मैं एग्ज़ाम में तो सॉल्व करता। बी मेरा 1 के साथ जाके कनेक्ट हो गया है, बी 1 के साथ कनेक्ट हुआ है, ये यहाँ बैठ गया है, बस आंसर आ चुका है। ए आंसर मैं देने लग रहा हूँ। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। ये एक्स वाई जेड थ्योरी है, और इसमें जेड थ्योरी में एक और बात है, बहुत अच्छी बात है, इसमें एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की नहीं बल्कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। और एक बहुत अच्छी लाइन इसकी शानदार है, होल इज़ बेटर देन सम ऑफ पार्ट्स। जनरली सोचते हैं, कोई आदमी सोचता होगा 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट, 1/4 पार्ट और 1/4 पार्ट, लेकिन आप पार्ट के बजाय आप एज अ होल सोचो तो होल जो होता है, जब यानी आप पूरे संगठन को एक साथ लेके चलते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन में विश्वास करते हो, तो आपकी कंपनी भी लॉन्ग लास्टिंग चलती है। जेड थ्योरी इस पे थी। वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है हमारे ऐप पे, डाउनलोड कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। शेयर कीजिए ऐप को भी, चैनल को भी। थैंक यू वेरी मच। बाकी काम करो नहीं करो, पढ़ाई ज़रूर करनी है।